Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study about rheological and textural properties. Particularly आज जो हम बात करेंगे वो इस presentation में part of this presentation will belong from the what is basically the rheological properties, right? Rheology, what is rheology? A science devoted to the deformation and flow of all materials. जब भी हमारे पास कोई फूड मटेरियल आता है उसको वो किसी ने जिस भी फॉर्म में आता है, जब हमने कंज्यूम करना है हमने उसको डी फॉर्म करके कंज्यूम करना है। माउथ के अंदर लेकर जाएंगे, उसको च्यू करेंगे, डी फॉर्म कर देंगे। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, साइज रिडक्शन करेंगे, तो उसकी साइज रिडक्शन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। किसी न किसी तरह का प्रेशर जो है ना वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। So, rheological properties should be considered. A subset of that, what is rheology? A science devoted to the deformation and flow of all materials. A subset of the textural properties of food, because the sensory detection of texture encompasses factors beyond rheological properties, right? टेक्सचरल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से। टेक्सचरल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप अपनी सेंसेस से जो हैं वो करते हैं, जबकि रियोलॉजिकल मेथड्स जो होते हैं वो एक्यूरेटली मेजर किए जाते हैं। एंड व्हाट आर दोज मेथड्स आर द फोर्स, deformation and flow. And food scientists and engineers must determine how best to apply this information. For example, the flow of salad dressing from the bottle, the snapping of a candy bar, or the pumping of cream through the homogenizer are each related to the rheological properties of these materials. You have a amount of ketchup. These that you need to pour that from the bottle. अब उसका फ्लो बॉटल में से कितना है, या तो आपने बॉटल टिल्ट की और सारी की सारी गिर गई पानी की तरह, या ये होता है एट टाइम्स के आप उसमें से केचप निकालते हैं तो वो निकल ही नहीं रहा होता। तो वो जो फ्लो होता है दैट इज़ बेसिकली आ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन, और ये हमारे लिए एट द एंड आई विल टेल यू दैट वी नेवर कंसीडर्ड अबाउट दीज रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, but actually they are part of our food systems, right? Rheological properties are determined by applying and measuring forces and deformation as a function of time. कोई भी चीज़ कितनी देर में कटती है, कोई भी चीज़ कितनी देर में, अगर आप पाइप में से फ्लो करते हैं तो उसको कितना, देखें अगर आप वाटर को किसी पाइप में से फ्लो करते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है। या अगर आप किसी हनी को आप पोर करते हैं, आपके पास जो है किसी भी पाइप में से गुजारते हैं, एंड मिल्क, वो डेफिनेटली तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। उनकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो बेसिकली उसकी रियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो कोई भी चीज़ कितनी देर में डिफॉर्म होती है, ये फंक्शन ऑफ टाइम, कितनी देर में, राइट? तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली हम डिटरमिन करते हैं जब उसके ऊपर फोर्सेस या डिफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो वो कितनी देर में हुई पर सेकंड। ठीक है। फंडामेंटल मेथड, दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक फंडामेंटल मेथड्स हैं और दूसरे इम्पीरिकल मेथड्स हैं। फंडामेंटल मेथड्स जो हैं उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, और जो वो टाइम जो है वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें मेनली जो है वो fundamental techniques account for the magnitude and direction of the forces and deformation while placing restrictions on acceptable sample shapes and compositions. Fundamental tests have the advantage of being based on known concept and equation of physics, while empirical methods, when sample composition or geometry is too complex to account for forces and deformations, empirical methods often are used. These applied methods are typically descriptive in nature and ideal for rapid analysis. आप इसमें कलर जो है, कलर डिटर्मिनेशन जो है आप उसकी बात कर सकते हैं। empirical tests are value, especially when they correlate with the property of interests. बेसिक अजम्पशन क्या होती है जब हम फंडामेंटल रियोलॉजिकल मेथड करते हैं, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट होमोजेनाइज्ड है।
Homogeneity implies a well mixed and compositional similar material, and assumption generally valid for fluid foods provided they are not a suspension of large particles. For example, आपने जो है वो फ्लो देखना है चिकन सूप वेजिटेबल सूप का, अब उसके अंदर लार्जर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बट व्हेन वी कंसीडर व्हेन वी हैव टू डिटरमिन द फ्लो, देन वी हैव टू निग्लेक्ट दोज लार्जर पार्टिकल्स. मिल्क को हम कंसीडर करते हैं होमोजेनाइज, एप्पल जूस एप्पल नेक्टर जो है उसको हम कंसीडर करते हैं होमोजेनाइज, बट जो सॉलिड, ठीक है, हमने लार्जर पार्टिकल्स को जो है वो निग्लेक्ट कर दिया, हमने उसकी जो है वो फ्लो जो है बेसिक लिक्विड का देख लिया. लेकिन जब सॉलिड फूड्स की बात आती है, फॉर एग्जांपल आप ये फ्रैंकफर्टर्स विदाउट स्किन सॉसेजेस या हॉट डॉग्स को बोलते हैं, ठीक है, उनको हमें होमोजीनियस कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि पार्टिकल साइज जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, फैट पार्टिकल्स प्रोसेस्ड होते हैं. तो यहाँ पर अगर हम होमोजेनिटी कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स हो सकते हैं. सो वैलिड अज्यूम करना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनाइज्ड है. सेकंड इज आइसोट्रॉपिक, लाइक ईच पार्ट ऑफ द system of the food system will respond equally towards the force applied. ठीक है, जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो हर पार्ट जो है, जैसे ये सॉलिड फूड्स में हम ज़्यादा इसको कंसीडर करते हैं. इन फूड सच एज स्टेक मसल फाइबर मेक द मटेरियल एन आइसोट्रॉपिक, द रिस्पॉन्स वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिफॉर्मेशन. लेकिन हम अगर ये आइसोट्रॉपिक और होमोजेनाइटी कंसीडर नहीं करेंगे तो फंडामेंटली हम न्यूरोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते. सो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको अज्यूम करना पड़ता है. फंडामेंटल्स ऑफ रियोलॉजी क्या है? अब आप रियोलॉजी यानी फोर्स अप्लाई करके डीफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम आपने देखनी है, तो ये फंडामेंटल्स हैं. तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आने चाहिए. स्ट्रेस होता है वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर, और उसके नतीजे में जो डीफॉर्मेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. कितना स्ट्रेन आप अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नतीजे में कितना स्ट्रेन आ रहा है. दे ये दो चीज़ें हमारी रियोलॉजिकल इवेल्युएशंस की हैं. Special constant of proportionality called modular link stress with strain with ideal solids. बेसिकली हुक्स लॉ ये ओबे करती हैं कि अगर आप स्ट्रेस अगर आप 5 पास्कल फोर्स अप्लाई करके किसी भी चीज़ को जो है वो डीफॉर्म करते हैं तो 5 उसका स्ट्रेन भी जो है वो उतना ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रेस इज रिलेटेड डायरेक्टली विद स्ट्रेन. हुक्स लॉ यही है कि जितने प्रेशर अप्लाई किया जाए उतना ही आपकी चीज़ जो है वो कंप्रेस होती है. तो आइडियल फ्लूइड्स के अंदर मटेरियल फॉलोज न्यूटोनियन प्रिंसिपल्स एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज विस्कोसिटी डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो. ये सब हम आगे स्टडी करते हैं. आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया है. किसी भी प्रोडक्ट को डीफॉर्म करने के लिए, उसकी रियोलॉजी मालूम करने के लिए जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, एंड द रिजल्टेंट deformation is called as strain. डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस. अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और shear स्ट्रेस क्या है? दीज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जब आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द जिस सरफेस के ऊपर आप जो है वो कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द टेंशन और कंप्रेशन, उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं. जैसे कि ये यहाँ पर आप जो है परपेंडिकुलर टू द, अब ऊपर से आपने किसी भी चीज़ को जो है वो प्रेस किया है तो वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस. The direction of the force with respect to the surface area impacted determines the type of stress. For example, if the force is directly perpendicular to a surface, a normal stress results and can be achieved under tension or compression. अगर वही फोर्स जो है वो आप पैरेलल टू द डिफॉर्मेशन जो है लगा रहे हैं
दैट इज कॉल्ड एज shear स्ट्रेस। अभी नॉर्मल स्ट्रेस की एग्जांपल है, आपने एक बबल गम आपने मुंह में रखी है और अपने जो है वो दांतों से उसको प्रेस किया है, तो ऊपर और नीचे से फोर्स अप्लाई हो रही है, और जबकि उसका डिफॉर्मेशन जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू स्प्रेड अ बटर ओवर अ स्लाइस ऑफ टोस्ट, तो आप क्या करते हैं, आप जिस डायरेक्शन में उसकी जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में, डिफॉर्मेशन की पैरेलल डायरेक्शन में आप जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज shear स्ट्रेस। जैसे एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर आप रखें और उसको जो है वो मूव करें, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ shear स्ट्रेस। लेकिन अगर आप एक बबल गम को या आप डो को आप रखें और ऊपर से प्रेस करें और वो साइड्स पे वो फैल जाए, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेन इज अमाउंट ऑफ चेंज पर यूनिट ओरिजिनल, आपके पास जितना चेंज आया, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसकी लेंथ जो थी वो 5 इंचेस थी, आपने उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर से स्ट्रेस उसके ऊपर डाला है, और वो उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होकर रह गई है 2.5 इंचेस। तो वो जो अमाउंट ऑफ चेंज 5 - 2.5 = 2.5 इंचेस का जो चेंज आया है, दैट अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू बिफोर डिफॉर्मेशन लाइक 5 इंचेस। तो हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा दैट इज 0.2, that is the amount of strain. Strain calculation result in negative results for compression and positive values for extension। जब आप किसी चीज़ को, जो कोई चीज़ एक्सटेंड हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। जब आप एक्सटेंड करते हैं, जैसे चीज़ है, चीज़ की जो एक्सटेंशन है, ये टेंसाइल है, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं, लेकिन उसके साथ डिनोट कर देते हैं कंप्रेशन। नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज, ये डेल्टा एल जो है ये ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है। इसको कंप्रेस किया तो हमारे पास, और कंप्रेस करने से क्या हुआ, ये देखें साइड पे, ये इस साइड पे भी ये जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर से स्ट्रेस अपने अप्लाई किया है, और स्ट्रेन जो है वो इस तरफ को आ रहा है। तो ये दिस इज डेल्टा एल ओवर एल आई इज इक्वल टू स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन देखें, फोर्स अप्लाई किया आपने। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का भी आपको तरीका बताती हूँ। फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मूवमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रही है। अच्छा, इसका एक बहुत जो है ना वो अच्छी, जहाँ आप फोर्स लगाते हैं ना, यहाँ पर आप कंसीडर नहीं कर सकते कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आइसोट्रॉपिक, मतलब तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो इक्वल स्ट्रेस जो है वो लेंगे, और उसके रिजल्ट में उतना ही स्ट्रेन आएगा। आप जब एक प्रोडक्ट चीज़ को यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये फोर्स जो है ऊपर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे उन मॉलिक्यूल्स को वो फोर्स कम लगती जाएगी। तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। शेयर स्ट्रेन जो होती है पैरेलल डायरेक्शन में होती है, लेकिन ये एक एंगल बनाती है हमेशा। जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो जगह ज़्यादा, आप ये देखें पूरी की पूरी प्रोडक्ट मूव नहीं करी, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाली कम। जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उस जगह पर स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, द पॉइंट वेयर द फोर्स वाज अप्लाइड, और वही वो जो डिफॉर्मेशन है वो कम होती जाती है। When the material is a liquid, this approach of strain quantification is a bit more challenging. As coffee is stirred, water is pumped, or milk is pasteurized, these fluids all are exposed to shear and display irrecoverable deformation. Therefore, a shear rate is typically used to quantify strain during fluid flow. Shear rate is a degree of deformation with respect to time with unit of per second. ये जो एंगल बनता है ये डबल डेल्टा एल, यानी चेंज इन द प्लेस ओवर हाइट। ये हाइट जो है ये बड़ी ज़रूरी है, जब तक हम ये नहीं करेंगे जहाँ पर चेंज मेन आया है उसके बाद डिवाइड, ये जो एंगल है ये इंपॉर्टेंट है टू डिटरमिन द shear स्ट्रेन। द shear स्ट्रेन रेट और shear रेट, ये देखें ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हाइट जो है इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो है मैक्सिमम चेंज आया है। For this system can be approximated as the quotient of the plate velocity and the fluid gap
height, producing unit of per second. This shear rate may be more easily understood through the deck of card analogy. Imagine a stack of playing cards with each card representing an infinitely thin layer of the fluid. When the top card is stroked with some force, the entire deck deforms to some degree proport with the magnitude of the force. This type of strain is commonly called simple shear and may be defined as a laminar deformation along a plane parallel to the applied force. Right? This height and this velocity with which it moved will be the actual simple shear. Simple shear is equal to the velocity through which it move forward over the height of the deck, total deck. Next, rheological property is fluid viscosity. For the case of the simplest kind of fluid, the viscosity is constant and independent of the shear rate and time. In other words, Newton's postulated is obeyed. न्यूटनियन जो हमारे फ्लूइड्स हैं वो ओबे करते हैं. अब न्यूटोनियन जो हैं वो कौन से फ्लूइड्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं. वेलोसिटी विद इन द फ्लूइड इज डबल. ये पोस्टुलेट ये है कि जितना इफ द shear stress is doubled, the velocity gradient within the fluid is doubled. मतलब यहाँ पर अगर आप जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लगा रहे हैं तो ये इतना इसके अंदर जो है वो शेयर स्ट्रेन आया है. लेकिन अगर आप 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको मूव करेंगे फॉरवर्ड तो ये उतना ही इसके अंदर चेंज आ जाएगा. ठीक है. दिस इज बेसिकली द न्यूटोनियन न्यूटन्स लॉ. ठीक है. तो typically for fluids, the shear stress is the some function of the shear rate and viscosity term that provides an indication of the internal resistance of the fluid to flow. Newtonian fluid जो हैं वो viscosity function is constant and called the coefficient of viscosity. लेकिन majority of foods जो हैं वो Newtonian flow behavior follow ही नहीं करते. The flow behavior of a food can be described with the appropriate rheological methods, rheogram. For example, rheogram is actually a graphical representation of the flow behavior, showing the relationship between stress and strain or shear rate. Stress and the basically shear rate. यहाँ पर हम shear rate ही रखेंगे. As established earlier, that most of the fluid foods do not show Newtonian flow behavior. The flow changes with shear rate. जितना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, shear rate ज़्यादा होगा, फ्लो चेंज हो जाएगा. या मिक्सिंग स्पीड जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो हमारी जो है वो फ्लो चेंज हो जाएगा, फ्लो चेंज हो जाएगा. ठीक है. Are with the time at a constant shear rate. Time independent deviations from ideal Newtonian behavior will cause the relationship between shear strength to be non-linear. पहले हमने ये कहा था कि देयर इज़ बेसिकली अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उतना ही स्ट्रेन होगा. लेकिन हमारा जो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स जो हैं ड्यू टू द फोर्सेस इनसाइड दोज फूड मटेरियल्स तो वो ये सिंपल वाटर वाला जो न्यूटोनियन बिहेवियर है वो नहीं शो करते. उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं या उनका बिहेवियर फ्लो बिहेवियर जो है वो चेंज होता है विद दी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है. फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो है वो सेपरेशन हो जाती है उसके पार्टिकल्स की. ठीक है. और वो कुछ बहुत थिक हो जाता है और कुछ बहुत लाइट मतलब थिन हो जाता है. तो ये जो बिहेवियर है ये टाइम डिपेंडेंट है बहुत सारे फूड मटेरियल्स का. और बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है. अभी हम आगे जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो हैं दोज फ्लूइड्स आर बेसिकली रिमेन कांस्टेंट. फ्लूइड विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है no matter the amount of shear applied for a constant temperature. These fluids have a linear relationship between viscosity and shear stress. मतलब
शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी, शेयर स्ट्रेस कम होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। या ये इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मिनरल ऑयल हो गया, वाटर हो गया, गैसोलीन, अल्कोहल, इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक है डाइलेटेंट विस्कोसिटी। और इन विस्कोसिटी जो फ्लूइड्स की विस्कोसिटी है, अगर आप शेयर अप्लाई करते हैं ज़्यादा तो बढ़ती है। जैसे क्विक सैंड, कॉर्नफ्लोर एंड वाटर जो है, इसको कॉर्नफ्लोर और वाटर की विस्कोसिटी जो है वो जितना जितना ज़्यादा उसको आप घोलते जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा अप्लाई करेंगे तो वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह ये जो सिली पट्टी जो है, ये वो डो जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, वो उसको जितना ज़्यादा आप फोर्स से उसको जो है वो बार बार गूंथते जाएंगे, दबाते जाएंगे, तो वो उसकी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज होएगी जब हम उसके ऊपर शेयर अप्लाई करेंगे। सूडोप्लास्टिक वो होते हैं जो डायलेटेंट के ऑपोजिट हैं। ज़्यादा शेयर अप्लाई करेंगे तो वो कम विस्किस होता जाएगा, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप लीनियर है। विस्कोसिटी जो है वो शेयर अप्लाई कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ रही है। इधर शेयर अप्लाई कर रहे हैं तो विस्कोसिटी कम होती जा रही है। जैसे केचप, केचप जो है उसकी विस्कोसिटी पहले ज़्यादा होती है, अगर आप उसको थोड़ी देर ज़्यादा जो है वो इनिशियली वो थिक होती है, जब आप उसको थोड़ा सा उसकी मिक्सिंग करते हैं तो वो पतली हो जाती है, लेस विस्किस हो जाती है। अच्छा, इसमें टाइम डिपेंडेंट नहीं है ये जो सूडो प्लास्टिक है। सूडो प्लास्टिक टाइम डिपेंडेंट नहीं है, जबकि हमारे पास जो ओके, नेक्स्ट हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिल्कुल ऑपोजिट है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के, ठीक है। इनमें जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब अगर आप ज़्यादा शेयर अप्लाई करेंगे तो इनका जो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज, इन केस जो है वो अगर इंक्रीज हो जाती है विस्कोसिटी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो ये टाइम डिपेंडेंट है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो हैं ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, कि मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि जब इसकी जो है वो लीनियर रिलेशनशिप और एकदम से जो है वो ये डाउनफॉल हो जाता है। कैसे? आपने शेयर अप्लाई किया, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। जैसे इसके दो एग्जांपल्स हैं। रियोपेक्टिक इज वेरी सिमिलर टू डायलेटेड इन दैट व्हेन शेयर इज अप्लाइड विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि विस्कोसिटी, आप एक काम करें, आपके पास क्रीम है, आप क्रीम को जो है वो उसको मिक्स करते जाएं, करते जाएं, करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब विस्कोसिटी बढ़ गई और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसमें से फैट सेपरेट हो जाती है, वाटर सेपरेट हो जाता है, जो वो सॉरी बटर मिल्क जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, बटर फैट सेपरेट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। नो, तो ये न्यूटोनियन लॉ फॉलो नहीं किया। न्यूटोनियन लॉ फॉलो कर रहे होते तो क्या होता कि लीनियर रिलेशनशिप ही रहता बिटवीन शेयर एंड विस्कोसिटी, ठीक है। कि शेयर अप्लाई कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ रही है, 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 बस बढ़ रही है और उतनी ही कांस्टेंट रह रही है। लेकिन जो है इसमें क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट है। एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है एकदम से, ठीक है, वो सेपरेशन हो जाती है। जो थिक्सो फ्रॉटिक ट्रॉपिक फ्लूइड्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जब शेयर अप्लाई किया जाता है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी एज वेल। इसमें क्या, जैसे पेंट है, अगर आप उसको मिक्स करते जाएं, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी एज वेल। इसी तरह अगर आप पेंट को जो है वो ज़्यादा देर करेंगे तो उसमें से ऑयल सेपरेट और कॉस्मेटिक्स, एसफॉल्ट, ग्लू, ये एग्जैक्टली ये हमारी टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, ये थिनिंग में आ जाए, सूडो प्लास्टिक क्या होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट है। इसमें आप जितना मर्जी जो है वो इसमें वेलोसिटी जो है वो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। शेयर अप्लाई किया तो विस्कोसिटी डिक्रीज हुई। बल्कि डायलेटेंट में क्या होता है, शेयर अप्लाई करते जाएंगे, जितना ज़्यादा शेयर अप्लाई करेंगे उतनी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। थिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है कि आप शेयर अप्लाई करें, वो जो है वो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती बढ़ती जाएगी। सॉरी, विस्कोसिटी थिक्सोट्रॉपिक में डिक्रीज होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो है वो सेपरेशन हो जाएगी मटेरियल की। जबकि रियोपेक्टिक में क्या होता है कि
shear अप्लाई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि उस shear के अगेंस्ट जो है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो उसमें से जो उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ये हमारे कुछ फ्लूइड्स का बिहेवियर है। फूड रिलेटेड जितने भी फ्लूइड्स होते हैं मोस्टली उन नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए जो है वो रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स जो है वो डिपेंड करती है इंटरनल। इसीलिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट की रियोलॉजी मालूम कर लेते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती हैं। हमें ये पता चल जाता है कि उसके आपस में इंटरेक्शंस कैसे हैं। जैसे वाटर है, वाटर की अगर आप देखना चाहें कि उसमें उसमें वीक होती हैं फोर्सेस, ठीक है, उसको शेयर अप्लाई करने से वो जल्दी डिफॉर्म हो जाता है, जबकि हनी है उसमें इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसीलिए उसके फ्लो बिहेवियर से हमें पता चलता है कि इसके इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ग्लिसरीन जो है उसकी इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर एंड मिनरल ऑयल और अदर लिक्विड्स। The minimum forces or stress required to initiate a flow is known as yield stress. अभी बात हो रही थी केचप की। अगर आप केचप इतना थिन हो कि उसको ज़रा सा टिल्ट करें तो वो जो है वो फ्लो कर जाए, तो यील्ड स्ट्रेस उसका बहुत कम है। और अगर इतना कि उसमें से निकल ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा वो थिक है, तो इट मीन्स कि उसका यील्ड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज न्यूटोनियन फ्लोर्स रिक्वायर द स्ट्रेस शेयर रेट रिलेशनशिप टू बी कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रीजन एनी मटेरियल विद अ यील्ड स्ट्रेस इज ऑटोमेटिकली नॉन। अब सिंपल सी बात है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं उनको तो ज़रूर ज़रा सा स्ट्रेस अप्लाई किया और जो है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते जाते हैं, मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते जो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को के फ्लो के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होती है तो वो नॉन न्यूटोनियन हो गया। तो एनी मटेरियल विद a yield state is automatically non-Newtonian. A few common food processing yield stresses ketchup है, योगर्ट है, मायनीज़ है, सैलड ड्रेसिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर जो है थोड़ी सी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें उनकी फ्लो के लिए, दोज आर कॉल्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। मैनी फूड्स आर एक्सप्लिसिटली डिज़ाइन टू इंक्लूड अ सर्टन यील्ड। हम जो है वो डेलिबरेटली उसमें वो यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, वरना अगर केचप के अंदर हम यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस ना करें तो वो अगर ज़रा सा टिल्ट करें तो वो सारे का सारा बह जाए। इसी तरह सैलड ड्रेसिंग के अगर हम अंदर वो ना प्रोड्यूस करें तो ज़रा से टिल्ट हो और वो सारा बह जाए। इसी तरह मेल्टेड चीज़ जो है, सॉरी, सिमिलरली जैसे हमने चीज़ जो है वुड फ्लो ऑफ अ चीज़ बर्गर और पिज़्ज़ा, अगर हम उसके अंदर जो है वो चीज़ के अंदर वो यील्ड स्ट्रेस ना हो तो वो उसको ज़रा सा हम टिल्ट करें तो जो है वो जो पिज़्ज़ा है वो बह उसमें के ऊपर से जो है वो चीज़ बह जाएगी। इसी तरह सैलड ड्रेसिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इसके ऊपर कम से कम कोई ना कोई स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है उसको जो है वो पेस्ट करने के लिए, पेस्टिंग्स के लिए। There are many fascinating rheological features of food that consumers may never consider. कंज्यूमर्स के लिए कोई मैटर नहीं करती ये बातें कि ये रियोलॉजी जो है बेसिकली है क्या। जब आप मैं अगर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम सीरियल्स में जब बैटर बनाते हैं, केक्स का बैटर बनता है, वहाँ पर ये रियोलॉजी ही हमें बताती है अबाउट द ग्लूटन स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें। तो जो सॉलिड है उसके ऊपर हमने कितना स्ट्रेस अप्लाई करना है, कितना स्ट्रेन यील्ड हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बीइंग अ फूड साइंटिस्ट हमें जो फूड का बिहेवियर है अंडर डिफरेंट स्ट्रेसेस, अंडर डिफरेंट प्रोसेसिंग कंडीशंस पता होना चाहिए ताकि हम प्रॉपरली जो है फूड को प्रोसेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर and you are welcome for all questions. Thank you very much.